हार्ट परसूट होगा, उसने ज़ेरे लब दोहराया। अगर तुम अपने तखरीबकार मेरे मुल्क में दाखिल करोगे तो मैं दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा तआक़ुब करूँगा, उसने अपने अज़म को दोहराया। सपहर तक का वक्त उसने यहाँ उसी तरह गुजारा। उस दरमियान उसने पानी का दूसरा डब्बा भी ख़त्म कर दिया था। वहाँ बैठे बैठे वो सामने वाली कॉलोनी को जाने वाले रास्तों का जायजा लेता रहा। पहले तो उस साइकिलों की कुछ ट्रैफिक थी, एक दो मरतबा जीपें और एक ट्रक भी वहाँ से गुजरे थे, लेकिन अब कुछ नहीं था। सड़क पर सूरज आग बरसा रहा था और कॉलोनी के मकीन अपने घरों में घुसे बैठे थे। इस मौके को उसने कदरे गनीमत जाना। अपने कपड़ों पर चोरी की हुई बीएसएफ के किसी हवलदार की वर्दी ज़ेबे तन की और दबे कदमों नीचे उतर आया। इस हालत में कोई उसे दूर से देखता तो मकामी समझता, क्योंकि अमूमन यहाँ ड्यूटी से आने और जाने वाले ही दिखाई दिया करते थे। यूं लगता था जैसे वो किसी भी बहुत ज़रूरी काम से या तो जा रहा है या वापस आ रहा है। सर झुकाए बीएसएफ के अंदाज में कदम रखता वो कॉलोनी की तरफ जा रहा था, जिसके बाहर सरू शीशम के दरख्तों की कतारें लगाकर वहां गर्मी की तपश कदरे कम करने की कोशिश की गई थी। ज्यादातर मकानात एक मंजिला थे, किसी किसी क्वार्टर की छत पर बरामदा बना हुआ दिखाई देता था। हर क्वार्टर की पुश्त से एक पाइप नीचे उतरता दिखाई दे रहा था, जिससे शायद बारिश का पानी नीचे गिरता था। क्वार्टरों की पुश्त पर इतनी बड़ी बड़ी खुद रोज जंगली घास उगी हुई थी, जिसकी ऊंचाई कहीं कहीं उन मकानात की छतों को छूती दिखाई दे रही थी। तमाम कॉलोनी की खिड़कियां उस तरफ ही खुलती थीं, लेकिन उस तरफ खिड़की शायद कोई नहीं खोलता होगा। उसकी एक वजह तो यहाँ की गंदगी थी और दूसरी वजह उस तरफ से पड़ने वाली सूरज की सीधी रोशनी। जमशेद अब उसी सड़क के नजदीक पहुंच चुका था, जिसके दूसरी तरफ इस कॉलोनी की पुश्त थी, जिसके रास्ते उसने अंदर दाखिल होना था। सड़क उसने तेजी से अबूर की थी और अब दरख्तों के सिलसिले में दाखिल हो रहा था। अब अचानक वो चौंका। उसके हिसास कानों से किसी जीप की आवाज टकराई थी। सुनसान सड़क पर कोई जीप बड़ी तेज रफ्तारी से चलाता हुआ आ रहा था। जमशेद ने बमुश्किल चंद सेकंड में खुद को इस तरह झाड़ियों में छुपा लिया था कि अब वो अपनी झाड़ियों का हिस्सा दिखाई देने लगा था। इनमें झाड़ियों में छुपे हुए उसने एक जीप को बर्क रफ्तारी से आगे निकलते देखा। उस सड़क का इख्तिताम भी कॉलोनी पर होता था, फिर आगाज भी वही था। ये सड़क कॉलोनी की पुश्त से घूमकर उसके मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी। सड़क के आखिरी सिरे से उसने जीप को बाएं तरफ घूमते देखा तो यही अंदाजा लगाया कि वो शायद कॉलोनी में किसी काम से आई होगी। जमशेद अपने सामने से गुजरने के बाद अब वो अपने नजदीकी क्वार्टर की पुश्त पर पहुंच चुका था, जिसकी खुली खिड़की पर मौजूद बारी पर्दों के पीछे से निस्वानी आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लगता था जैसे दो औरतें आपस में बहस कर रही हैं। एक उधेड़ उम्र की और एक कदरे जवान औरत की आवाजें भी थीं। जमशेद उनकी शक्ल तो नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी आवाजें बखूबी सुन सकता था। मैंने खाना परोस दिया है, भगवान जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे। हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है, न जाने भाई साहब क्या सोचेंगे, नौजवान औरत ने कहा। अरे ओमा बेटी, आ जाएगा, नौकरी ही ऐसी है बेचारे की, देर सवेर तो हो जाती है, बूढ़ी औरत ने, जो शायद ओमा की माँ थी, उसे समझाने के अंदाज में कहा। जाने दीजिए माता जी, आपकी इन्हीं बातों ने उनका दिमाग खराब कर रखा है। भगवान जाने आपको उनमें क्या दिखाई देता है, यहाँ जंगल में लाकर डाल दिया है, सारा दिन धूप में जलने के लिए, ओमा देवी ने रूहान सी आवाज में कहा। अचानक ही जीप के जोरदार ब्रेकों की आवाज सुनाई दी। ये शायद वही जीप थी जो तेज रफ्तारी से अभी उसके नजदीक से गुजर कर गई थी। लो आ गए महाराज, उसे ओना की जली कटी आवाज सुनाई दी। जय हिंद, अचानक ही एक गूंजदार आवाज बुलंद हुई।
यहाँ कोई जंग नहीं लगी हुई जो आपको जय हिंद याद आ रहा है। ओमा ने उसके जवाब में कहा, भाई महाभारत युद्ध तो चल रहा है। उसके गालबन खामन ने जवाब में कहा, अरे बेटा जाने भी दो। बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, मूसी जी क्षमा कीजिए, आज रात हेडक्वार्टर में इमरजेंसी हो गई थी और सब लोगों ने स्टैंड बाई रहना पड़ा। मैं तो अब भी बड़ी मिन्नत समाजत से इजाज़त लेकर आया हूँ, आइए आप लोगों को छोड़ आऊँ। मुझे तो शायद अब 3-4 रोज घर वापस आना ही नसीब ना हो। मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, बेटा खाना परोस दिया है, खाओ फिर चलते हैं। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, अरे मूसी जी गाड़ी की रवानगी में सिर्फ आध घंटा बाकी है और यहाँ से स्टेशन तक का फासला भी आधे घंटे का होगा। मैंने स्टेशन मास्टर से कह दिया है गाड़ी को रोके रखे। खाना वाना छोड़ दें, अब ट्रेन निकल गई तो फिर कल ही वापस आएगी। ओमा ने कहा। उसके साथ ही कुछ उठाने की आवाज सुनाई दी। औरत अभी तक बोले जा रही थी। कैप्टन जमशेद को सारी बात समझ आ गई कि ओमा शायद उसी इंस्पेक्टर की बीवी थी जो अभी जीप के जरिए पहुंचा था। उसने पहली गाड़ी से उन लोगों को किसी दूसरे शहर रवाना करना था, लेकिन वो बेचारा तो खतरनाक उस बैठिए की वजह तलाश कर रहा था। यहाँ कैसे आता? बहरहाल अब शायद दूसरी और स्टेशन पर आने वाली आखिरी गाड़ी के जरिए वो उन्हें भेज रहा था और खुद उसे इमरजेंसी की वजह से अब 2-3 रोज तक पोस्ट पर ही रहना था। सारा ड्रामा बमुश्किल 3-4 मिनट में खत्म हो गया। एक मर्तबा फिर जीप के सेल्फ ने जोर से इंजन को घुमाया और जीप चली गई। वहां फिर मौत ऐसा सन्नाटा छा गया। कुदरत ने शायद उसकी हालत पर रहम करके उसके लिए इस घर को खाली करवा दिया था। 3-4 मिनट बाद ही वो पाइप के रास्ते बिल्ली की तरह मकान की छत पर चढ़ गया और फिर ऊपर की छत से मुल्का सीढ़ियों के रास्ते नीचे सैन में उतर आया। अपने क्वार्टर के मेन गेट को उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया था। अंदर के दोनों कमरे और दोनों स्टोर रूम को सिर्फ कुंडी लगाकर बंद किया गया था। शायद यहाँ चोरी का कोई तस्वर नहीं था या फिर किसी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि कोई छत के रास्ते अंदर आ जाएगा। इत्मीनान से दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में चला आया जिसकी खिड़की से अंदर होने वाली महाभारत सुन रहा था। जाने वाले वाकई बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गरम गरम खाना जूं का तूं फ्रिज में रख दिया था। जमशेद ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए पहले वहां कोने में धरे पेडिस्टल फैन का बटन दबाकर अपना पसीना खुश किया। फिर फ्रिज में रखी तमाम बोतलें यके बाद दीगरे खाली करता चला गया, जिसके बाद वो ताज़ा खाने पर टूट पड़ा। अपनी दांस्त में वो अगले 24 घंटे के लिए ऊंट की तरह अपनी कोहान में पानी और मैदे में खाना जमा कर रहा था। आधा घंटा तक वो इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ रहा, जिसके बाद उसने दूसरे कमरे का रुख किया जो शायद उनकी ख्वाबगाह थी। यहाँ एक वार्डरोब में तरतीब से इंस्पेक्टर की वर्दियाँ इस्त्री करने के बाद हैंगर से लटकाई गई थीं, जबकि सिंगार मेज पर उसके सारे मेडल्स और सितार रखे हुए थे। सिंगार मेज के सामने खड़े होकर उसने अपने सरापे का जायजा लिया। फिर अचानक किसी बरकी अमल के ताबे मुल्का बाथरूम में घुस गया। या वो 15 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आया तो उसने न सिर्फ ताज़ा शेव की हुई थी बल्कि जिस्म पर इंस्पेक्टर बीएसएफ की वर्दी बमैर रिवाल्वर के सजाई हुई थी। ये सब कुछ उसे घर से मिला था। अपने जिस्म पर मौजूद तमाम कपड़े उसने एहतियात से उस घर के एक स्टोर में ऐसी जगह छुपा दिए थे जहाँ शायद यहाँ के मकीनों को 2-3 माह बाद ही जाने का ख्याल आता। अब वो ख्वाबगाह के बेडरूम पर टेक लगाए आमदा हालत की मंसूबाबंदी कर रहा था। सूरज अब मगरिब की सिमत अपने सफर का आगाज करने लगा था। कॉलोनी की जिंदगी बेदार हो रही थी। धूप और गर्मी के खौफ से अपने घरों में सिमटे लोग बाहर आ रहे थे और इन लम्हात में जब भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी के खास यूनिट के जवान वहां से 15-20 किलोमीटर दूर देहातों, खेतों और बैरकों की खाक छानते फिर रहे थे।
वो BSF के इंस्पेक्टर के घर में नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ाकर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगने के बाद अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो गया। उसकी घड़ी भारतीय वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजा रही थी, जिसका मतलब ये था कि अब यहाँ जवानों की ड्यूटियाँ बदलने वाली हैं और यही वक्त था जिसमें वो आसानी से किसी भी तरफ से पहुंच सकता था। जिस रास्ते से वो वापस आया था उस रास्ते छत पर चढ़कर उसने सामने नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक कोई जी नफ्स दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह का नाम लेकर वो नीचे आ गया और तेजी से सड़क अबूर कर दी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।